टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपस्थित हूं आज एक और नए सेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें जो सीटेट 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसमें लिया गया है और उसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं इस सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है वो 7 सेशन है। इससे पहले हम 6 सेट का डिस्कस करवा चुके हैं जो सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इसमें सीडीपी, मैथ, पेपर 1 और पेपर 2 भी हम करवा चुके हैं। उसके साथ साथ ईवीएस का भी हम करवा चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर पिछली हमारी सभी वीडियो को वहां से देख सकते हैं। हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2022 में जो आपका सीटेट है वह सीटेट आप अच्छी तरह से कैसे पास कर सकें, आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला पाएँ। तो इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट लगाना, ऑनलाइन टेस्ट देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको यह पता चलेगा कि पिछली बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आप नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यह सेशन आपको कैसा लगता है हमें लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगता है, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस डिस्कशन को देख पाए और हमसे जुड़ पाए। तो आइए हम पहला सवाल करते हैं। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। विकास के अंतर्गत मानव का जो विकास होता है इसमें मानव का जो विकास होता है इसमें पर्यावरण तथा आनुवंशिकता का काफ़ी योगदान है। अर्थात इन्वायरमेंटल इंटू आनुवंशिकता हेरिडिटी डेवलपमेंट बराबर होता है E इंटू एच। तो हम एक दूसरे को एक से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है उसमें उसका आनुवंशिकता अर्थात उसके जो हेरिडिटी गुण है जो उसके पूर्वजों से, उसके माता पिता से मिले हैं उससे, और वह जो अपने समाज में रहकर अपने स्कूल में उसका जो विकास हो रहा है वह दोनों का योगदान बच्चे के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रभाव डालती है, सभी के लिए यह समान प्रभाव नहीं डालती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है यहाँ पर। अब अगला जो सवाल है, विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो मुख्यतः हमें 4 अवस्था को पढ़ना होता है। वह 4 अवस्था कौन सी है हम आपको बता देते हैं। पहला है शैशवा अवस्था,
शैशवा अवस्था 0 to 2 ईयर। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 11 वर्ष है। और चौथा है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो कि 11 से 18 वर्ष तक माना जाता है। सॉरी 12 से 18 वर्ष, WHO के अनुसार 11 से 18 वर्ष माना जाता है। तो यह जो विकास की जो 4 अवस्था है, तो इसमें पूछा गया है कि विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक यह किस अवस्था में आता है। तो यहाँ पे 2 से 6 वर्ष जो है वह पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। यह स्टेज जो है, इस स्टेज को आप कहीं पे लिख लीजिएगा और इससे आपको 1 नंबर सीटेट के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस चारों से। किशोरावस्था जो है यह तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह स्टैनली हॉल ने कहे हैं, स्टैनली हॉल महोदय ने कहे हैं। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था यह टॉय एज होता है। उसके बाद यह स्कूल एज होता है। उत्तर बाल्यावस्था स्कूल एज होता है। गैंग एज होता है। गैंग एज अर्थात ग्रुप की शुरुआत यहीं से होता है। उत्तर बाल्यावस्था से ही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है वह ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। और किशोरावस्था जो है वह तनाव एवं तूफान की अवस्था बताई जाती है 11 से 18 वर्ष। उसके बाद शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। अब है 4 वर्ष की रिया, उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, परिपक्वता, आनुवंशिक कर्मादेश। तो यह जो होगा उसका प्राथमिक समाजीकरण होगा, क्योंकि रिया जो है वह रिया के अंतर्गत जो बदलाव आया, उसे जो डांट मिली, उसके कारण वह जो अपना व्यवहार अपनी गुड़िया पे दोहराई, यह उसके परिवार से प्राप्त हुआ। अर्थात यह जो उसका विकास हुआ यह परिवार के कारण हुआ। समाजीकरण, समाजीकरण के वाहक, समाजीकरण के वाहक परिवार, उसके बाद स्कूल, उसके बाद साथी समूह, साथी समूह, धर्म संस्था, मीडिया, यह सभी जो है यह एजेंट हैं, समाजीकरण के वाहक हैं। समाजीकरण के 2 स्टेजेस हैं। प्राथमिक समाजीकरण, इसमें आता है परिवार, उसके बाद परिवार के साथ साथ इसमें पड़ोस आता है। परिवार, उसके बाद पड़ोस आता है। दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण, इसमें आता है द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल, साथी समूह, के बाद आता है मीडिया, धर्म संस्था, यह सब जो आता है यह द्वितीयक समाज के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि परिवार समाजीकरण के जो वाहक हैं, एजेंट है, वो ये सभी हैं। इसके 2 स्टेजेज हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण और प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में
और पड़ोस आते हैं। और द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल, साथी समूह, मीडिया, धर्म संस्था आते हैं। अब है अगला प्रश्न है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता है। तो उसकी जो यह क्षमता है वह सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। वह कहीं से देख के और वह अनुकरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। अब है यहाँ पे एक शब्द संरक्षण, इसका इंग्लिश होता है कंजर्वेशन। इसका डिफिनेशन होता है कि बच्चे किसी भी चीज के किसी एक पक्ष का जो है सो अध्ययन या चिंतन या फोकस कर पाता है। वह किसी एक एस्पेक्ट को देख पाता है। जैसे कि उसे 2 माप का ग्लास दिया जाता है, एक काफी लंबा ग्लास है और एक जो है सो वह चौड़ा ग्लास, और दोनों में समान मात्रा में पानी भरा जाता है। दोनों में जो है सो समान मात्रा में पानी भरा जाता है। और बच्चे से जब पूछा जाता है कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वह बताता है कि जो गिलास सबसे लंबा है, सबसे बड़ा दिखता है, वह जो है सो उसमें पानी बड़ा है। अर्थात बच्चा जो है सो इस गिलास के किसी एक एस्पेक्ट, किसी एक बिंदु पे वह फोकस कर पाया, वह किसी अन्य बिंदु पे फोकस नहीं कर पाया। वह इस गिलास के किसी इस एक एस्पेक्ट को देख पाया जो कि उसे साइज के अनुपात में वह देख पाया। वह यह नहीं जान पाया कि साइज अलग है, लेकिन उसमें जो जल डाला गया है वह बराबर डाला गया है दोनों में। तो यह होता है कंजर्वेशन। अब है लिव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। तो इसका जो आंसर होगा कुछ ऊपर है, यह आंसर होगा। यह जो होता है ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसमें होता है एस्केप फोल्डिंग अर्थात मचान। जब कोई बच्चा किसी सवाल में थोड़ा सा अटक रहा है, यदि उसे किसी शिक्षक या फिर कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा उसे वहाँ पे सहायता दी जाती है और वह आसानी से कर लेता है, तो यह जो उसे हेल्प दी जाती है यह मचान कहलाता है, एस्केप फोल्डिंग कहलाता है, यह पार कहलाता है। और यह जो है सो यह वर्तमान दक्षता की तुलना में थोड़ा सा ऊपर है। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। उनका कहना है यदि कोई बच्चा साइकिल सीखना चाहता है और वह बार बार गिर रहा है, वह अटक रहा है उसमें, और उसे किसी पर्सन के द्वारा थोड़ा सा यदि हिंट्स मिल जाता है और वह कार्य करने लगता है, तो यह जो होता है वह एस्केप फोल्डिंग होता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत इसे रखा गया है। यह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ZPD। इसे वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। 1 नंबर आपका इससे फाइनली आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में। आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, तो हो सकता है दोनों से इसमें क्वेश्चन पूछ ले। अब है अक्रम एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहते हैं? तो जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वह निज वाक कहलाता है, निज वाक कहलाता है।
यह 3 वर्ष की अवस्था में यह बच्चा करता है। तो यह जो होगा वह व्यक्तिगत वाचन होगा, निज वाक होगा। इसके अंतर्गत बच्चा खुद से बातें करता है। वाइगोत्स्की महोदय का कहना है बच्चा खुद से बातें करता है और उससे वह ज़्यादा सीख पाता है। अब है यहाँ पे आत्म केंद्रित, एक होता है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित जो होता है वह पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, वह दूसरे से मतलब कम रखता है। अब अगला प्रश्न है बहुआयामी विकास का सिद्धांत। बहुआयामी विकास का सिद्धांत इसे हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। रॉबर्ट स्टेनबर्ग महोदय ने त्रिबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। त्रिबुद्धि सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिए हैं। उसके बाद अल्फ्रेड बिने इन्होंने एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिए हैं इन्होंने अल्फ्रेड बिने। और बीएफ स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने बताए कि एक चूहा है जिसे एक पिंजरा में बंद कर दिया जाता है। एक पिंजरा में यहाँ पे एक चूहा है जो कि बंद है और यहाँ पे गेट है खुलने का और यहाँ पे जो है सो एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर पे टच करने पे यह गेट खुल जाता है और यहाँ पे भोजन रखा हुआ है उसे खाने के लिए। तो चूहा जो है पूरे पिंजरा में अपना पैर मारता है और एक बार उसका पिंजरा लीवर पे पड़ता है और यह पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता है और वह भोजन को प्राप्त कर लेता है। पुनः दूसरे दिन भी वह इस प्रकार की क्रिया करता है। उसे बार बार पंजा मारने के बाद उसे भोजन उस लीवर से उसका दरवाज़ा खुलता है और वह भोजन प्राप्त करता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने के बाद वह इस क्रिया से अनुबंधित हो जाता है। उसे पता होने लगता है कि हमें कहाँ पे टच करने से हमारा गेट खुलेगा। तो यह जो वह इस क्रिया से अनुबंधित हो जाता है। तो यह जो क्रिया है वह क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत है, अर्थात चूहा के द्वारा जो कार्य किया गया और एक कंडीशन के अंतर्गत और उसे भोजन प्राप्त हो गया। तो यह जो चूहे पे और बिल्ली पे जो इन्होंने अध्ययन किए हैं और क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, तो यह जो है बीएफ स्किनर महोदय इनका आंसर होगा। अब है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तक की कहानियां और सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे के मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। यहाँ जो आपका प्रश्न है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले अर्थात जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, जो कि काफ़ी नीचे वर्ग से आते हैं, वैसे बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, कौन सा है जो कि ज़्यादा जोखिम है शिक्षकों के लिए। तो अध्यापकों को उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच, ये उसके मन में, शिक्षक के मन में नहीं होना चाहिए कि वह बच्चा जो है सो पिछड़ा है, वह जो है सो काफ़ी गरीब है, वंचित है, तो उसके प्रति कम अपेक्षा रखना, यह जो हो एक शिक्षक का यह कभी कर्तव्य नहीं होता है वह बच्चों के साथ भेदभाव करे, वह अलग अलग जो है सो बच्चे के साथ अपना व्यवहार अलग अलग प्रकार से करे। तो यह जो है अध्यापक में उनकी जो क्षमता, निगेटिविटी, उस बच्चे के प्रति जो
शिक्षक के मन में यदि निगेटिव आ जाता है तो यह जोखिम वाला कारक है। किसी भी बच्चे को लेकर आपको निगेटिव नहीं होना है। अब है, एक विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहार उपकरण, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यह जो है सो जेंडर वाइज है कि जो है सो नृत्य जो है वह लड़की ही कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों नृत्य कर सकता है, दोनों संगीत कर सकता है। और हम देखते हैं कि लता मंगेशकर जो कि स्वर कोकिला थे, वो एक लेडीज थे। और कुमार सानू एक जेंट्स हैं, एक लड़का है जो कि अपनी स्वर से कितने को लुभाते हैं। तो यह कहना उचित नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए। किसी भी क्षेत्र में लड़का और लड़की दोनों को प्रोत्साहित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह जेंडर वाइज है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अब है, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं संख्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि अधिगम पर विश्वसनीयता। आपका जो बच्चा सीख रहा है, बच्चे को आप जो सिखा रहे हैं वह बच्चा कितना सीख रहा है, इसका जो विश्वसनीयता आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि वह बच्चा सही में सीख रहा है? तो इसके लिए आकलन किया जाता है। और आकलन का यह उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करें या फिर जो धीमी गति से सीखने वाले प्रखर संख्यात्मक रूपों में उसे चिन्हित करें। यह सब उसका कोई नहीं होता विशेषता। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जो सीख रहा है, वह क्लास में जो एक्टिविटी कर रहा है वह सही में सीख रहा है या नहीं, इसकी जो विश्वसनीयता होगी, वैलिडिटी होगी, वह सही मायने में प्रतिपुष्टि देता है या नहीं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनाना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या और आकलन अपनाना, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। यदि आप अलग कर दिए तो फिर सामूहिक कक्षा की बात नहीं रहेगी। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि आपका जो पाठ्यचर्या होना चाहिए, आपका जो शिक्षण युक्ति होना चाहिए वह लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी उसमें काफ़ी होना चाहिए। यदि आपके शिक्षण में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का पोषण करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग समाज से, अपने अलग अलग परिवार से आते हैं। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, उनका विकास का दर वो अलग अलग होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि आपका जो पाठ्यचर्या होना चाहिए, शिक्षण युक्तियाँ होना चाहिए, वह काफ़ी लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अब है, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो यह जो होगा ADHD, यह होता है ध्यान अवधान न्यूनता, अर्थात बच्चा जो है सो किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वह आसानी से डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आसानी से विचलित हो जाना। और यह जो है एक प्रकार का अधिगम
अधिगम विकार है। इसके अंतर्गत और भी अधिगम विकार हैं जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, पिछली कक्षा में भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। एक होता है डिसलेक्सिया, जो कि होता है पठन विकार, एक होता है डिसकलकुलिया, यह होता है गणना विकार। उसके बाद होता है डिसग्राफिया, यह होता है लेखन विकार। उसके बाद एक होता है डिस्प्रैक्सिया, गत्यात्मक कौशल विकार। उसके बाद होता है एक डिस्फेजिया या अफेजिया, यह होता है भाषा संबंधी विकार। तो यह जो है सो आपको 1 से 2 नंबर में यह क्वेश्चन निश्चित ही आपसे पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया क्या है और डिस्फेजिया या अफेजिया क्या है। यह जो आपको हमने बताया, एक ADHD ध्यान अवधान न्यूनता, 2 डिसलेक्सिया, 3 डिसकैलकुलिया, 4 डिसग्राफिया, 5 डिस्प्रैक्सिया और 6 नंबर में डिस्फेजिया या अफेजिया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट 2022 में यह आपको 1 से 2 नंबर आसानी से यहाँ से आप ले आ सकते हैं इस 6 को पढ़ के। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको दोनों शिफ्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछ सकता है। 2 से 3 नंबर तक का यह सवाल आपसे पूछ सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। VVI हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसे कहीं पे लिख लीजिएगा और इसे 1-2 बार देख भी लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहे, नहीं तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अब है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त उन्हें पृथक हमें नहीं करना है, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर भी प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय द्वारा उनके अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। प्रेशर देने से बच्चा सीख नहीं पाएगा, यह आपका नहीं होगा। आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय शिक्षण मौलिक पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमारा जो पाठ्यचर्या, हमारा जो शिक्षण सूत्र होना चाहिए वह काफ़ी लचीला होना चाहिए और छात्र केंद्रित होना चाहिए। यदि हमारा शिक्षण छात्र केंद्रित नहीं होता है तो फिर वहाँ पे बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है वह किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। संरचनावादी और व्यवहारवादी। संरचनावादी तो यह तो अच्छी बात है कि बच्चे को संरचनावादी बनाना है। रटने पर आधारित अधिगम, तो रटाना हमें बिल्कुल भी नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ पर भी रटना शब्द हो, केवल शब्द हो, उसके बाद ग्रुप हो, ग्रुप में अलग करने की बात कही गई हो, तो यह सब जो भी होता है यह सभी निगेटिव शब्द होता है, जो कि हमने आपको
कई बार बता दिया है। और CDP में निगेटिव शब्द अलाउड नहीं है। हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें हमें बच्चे को रटाना नहीं है, केवल ग्रुप में नहीं रखना है, केवल उसे अलग नहीं करना है। यह सब जो बात है यह हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वह होता है सामूहिक रूप से हमें शिक्षा देना है, समावेशी कक्षा में बच्चे को शिक्षा देना है और बिना बोझ का हमें शिक्षा देना है। और लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात जितना बच्चा करके सीखता है उस पे हमें बल देना है। अर्थात बच्चे एक्टिव कैसे रहे इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शिक्षा में रुचि ले, वह ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। तो आपका आंसर इसमें जो होगा कि किसकी बदलाव की बात करती है, यहाँ पे बदलाव करने की बात कही गई है। तो रटने पर आधारित शिक्षण, अवधारणात्मक समझ, इस पे बदलाव करना है। खोजबीन आधारित अधिगम, यह सही है। ड्रिल और अभ्यास, जितना बच्चा खोज करेगा, अभ्यास करेगा, उतना बच्चा उसमें एक्टिव होगा और उतना ज़्यादा सीखेगा। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन यह भी ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है हमें बच्चे के प्रति वह कितना सीखा, उसका स्तर किस ओर जा रहा है, शिक्षण का स्तर, विकास का स्तर, इसके बारे में हमें संपूर्ण बातें पता चलता है। इसके लिए आकलन जरूरी है। अब आज के सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे यह संतुष्टि देता है, यह दर्शाता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, अभाज्य जन आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। तो एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, यह जो होता है बाह्य अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यह होता है कि वह किसी महापुरुष या कोई नेक इंसान या किसी अन्य चीज से देखकर वह मोटिवेट होता है कि हमें उसके ऐसा बनना है। अर्थात किसी की प्रेरणा लेकर उसके राह पर चलना। तो यह जो होता है वह बाह्य मोटिवेशन होता है। यह उसे शिक्षक के द्वारा भी दिया जा सकता है, उसे कहीं पे कोई उपहार या फिर किसी प्रतियोगिता के द्वारा प्रतियोगिता में उसे गिफ्ट मिला, उपहार दिया गया या फिर उसे प्राइज मिला, तो यह भी उसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है। लेकिन एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि बच्चा के अंतर्गत खुद से वह कुछ अलग करना चाहता है, उसके अंतर्गत एक जुनून होता है, अलग रुचि लेता है। तो इस प्रकार का जो गुण होता है बच्चे में वह होता है आंतरिक अभिप्रेरणा से। उसके अंदर के जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, उससे वह बच्चे में एक अलग रुचि होती है। जैसे कि विवेकानंद के अंतर्गत उनके पास आंतरिक अभिप्रेरणा था, उन्हें जो था वो सेल्फ मोटिवेशन था कि वो उतनी कम उम्र में उतनी अधिक ऊंचाइयों पे पहुंच पाए। उन्होंने ज्ञान को अपने अंदर टटोला और उसे बाहर निकालने का काम किया। और बाह्य अभिप्रेरणा होता है यह किसी को देखकर, किसी के द्वारा मोटिवेशन से आप मोटिवेट होके या फिर अपने साथी समूह या कोई नेक इंसान, कोई एक्टर, आपको जो अच्छा लगता है उससे आप मोटिवेटेड होके और उस राह पे चलते हैं, तो यह बाह्य प्रेरणा कहलाता है। तो यह आप समझ गए होंगे। तो यह आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था
और जो 15 सवाल हमने कराए हैं उसके आंसर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और देखिए, यदि आपको सीटेट में ज़्यादा मार्क्स लाना है, इसके लिए आपको बुक्स अध्ययन करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक का और भी अन्य प्रकाशन के बुक आते हैं, आप उसको पढ़िए। उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट आप दीजिए और आप प्रीवियस ईयर डिस्कशन जो हम करवा रहे हैं उसको भी आप देखिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा और आप एक बार में सीटेट पास कर जाइएगा। वो भी 90 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं और जितना आपकी ज़्यादा मेहनत होगी उतना आप ले पाएंगे। मेरा कोशिश है कि आप 120 कैसे क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही, साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुँच सके। और यह सेशन कैसा लगता है लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे इस मेल पे मेल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा जिद है, यदि आपको इस बार शिक्षक बनने की तो आज से और अभी से लग जाइए हमारे साथ और अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।